Hello everyone, welcome to your social science class. So dear students, we will continue this chapter, what is democracy and why democracy. अब इसमें हम बात करेंगे आज ट्राई टू फाइंड आउट विच आस्पेक्ट आर वायलेटेड इन डेमोक्रेसी एंड विच आर प्रिजर्व्ड. अब मैंने कल हर जो हमारी केस स्टडी थी उसके एंड में मैंने हर एक केस स्टडी में आपको बात की थी कि इसके अंदर वायलेटेड क्या था और इसमें क्या अच्छी चीज़ है और क्या बुरी है, तो वो आज हम जानेंगे. अब सबसे पहले हम बात करेंगे भूटान की. किंग डिक्लेयर दैट इन फ्यूचर, भविष्य में क्या किंग ने डिक्लेयर कर दिया कि भविष्य में क्या होगा. ही विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन बाय हिम. अब वो जो एडवाइस उसको दी जाएगी वो उसी के अकॉर्डिंग गाइड होगा एंड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. अब जनता जो भी जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी, जो उसको काम बताएगी, जिस तरह से उसको बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा और उसको जिस प्रकार से गाइड किया जाएगा, एडवाइस दी जाएगी, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा. श्रीलंका में क्या है कि मैनी तमिल्स वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया. तो बहुत सारे तमिल्स वर्कर थे तो वो इंडिया से माइग्रेट हुए थे. वर नॉट गिवन टू द राइट टू वोट. जो इंडिया से गए थे तमिल के अंदर, ये सबसे बड़ी वायलेटेड चीज़ थी कि इंडिया से जो गए हैं उनको राइट टू वोट नहीं था, उनके पास राइट टू वोट नहीं था, उनको वोट डालने का अधिकार ही नहीं था. नेपाल जो है, द किंग इम्पोज्ड अ बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रैलीज. तो जो राजा होता है नेपाल के अंदर राजा होता है, तो राजा जो था अब उसके ऊपर बैन था कि कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं कर सकता था, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता था अपना, और कोई भी रैली भी नहीं कर सकता था जैसे इंडिया में होती हैं. अब बिहार में द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. जो बिहार में जो असेंबली है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है. अब यह भी वहाँ पर एक वायलेटेड चीज़ है. बांग्लादेश के अंदर देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज एग्रीड दैट अ न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. तो इलेक्शन के समय में जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने एग्री किया कि कोई भी एक न्यूट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए इलेक्शन के टाइम पे पूरे देश को संभालने के लिए. तो इसके अंदर क्या था, मेजर डिसीजन थे जो कि वो लीडर्स के द्वारा लिए जाते थे. एक पर्सन एक वोट एक वैल्यू था और हर एक के राइट की रिस्पेक्ट की जाती थी और लॉज के लिए अलग अलग रूल बनाए गए थे और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन भी किए जाते थे. अब डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है. ऑन दिस चैप्टर वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस. हमने इसके अंदर जाना है कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में होता क्या है, और वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हम सभी को पता है कि ये डेमोक्रेसी क्या है, एक गवर्नमेंट की फॉर्म है. ठीक है, तो मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है डेमोक्रेसी की, टेक्स इन आवर टाइम, इज़ दैट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो हम जिस प्रकार से एक जनता क्या करती है, वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, तो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है. इन द कंट्री वी कॉल डेमोक्रेसी, हम अगर डेमोक्रेसी कहते हैं किसी भी देश में, ऑल द पीपल डू नॉट रूल. हर एक व्यक्ति को रूल करने का अधिकार नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर. जिस व्यक्ति का चुनाव करेंगे वो ही रूल करेगा, उसी के रूल्स और रेगुलेशन से देश चलता है. अ मेजोरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल. जो मेजोरिटी होती है लोगों की, जहाँ पे बहुसंख्यक लोग होते हैं, तो उनके पास डिसीज़न लेने की पावर होती है, उनको अलाउड है कि वो डिसीज़न ले सकते हैं सभी लोगों के बिहाफ पे. इवन मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली. अब मेजोरिटी ऐसा तो नहीं है कि लोग इकट्ठा होकर कोई डिसीज़न दे रहे हैं, बट वो पूरे देश को थोड़ी चला सकते हैं. देश को कौन चलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव. तो इस प्रकार से उन मेजोरिटी को बिल्कुल भी ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि डायरेक्टली वो रूल आउट करेंगे. डेमोक्रेसी के अंदर मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. वाई, क्यों कर सकते हैं लोग,
तो मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर है इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ अ फिज़िकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर, ये फिज़िकली यानी कि शारीरिक रूप से हर जगह पे जाना पॉसिबल नहीं है और कलेक्टिव डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हर एक एरिया से जो व्यक्ति होते हैं वो अपना चुनाव करते हैं, किसका, रिप्रेजेंटेटिव का। इवन इफ़ दे कुड द सिटीजन डू नॉट हैव द टाइम, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है सिटीजन्स के पास टाइम ना हो, द डिज़ायर, उनकी इच्छा ना हो, एंड द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, तो ऐसी कोई उनके पास स्किल्स ना हो, उनको मतलब उनकी कोई इच्छा ना हो कि हर एक डिसीजन में वो पार्ट ले सकें। अब इसके अंदर हम बात करेंगे एम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एम्स क्या है, उद्देश्य क्या हैं। ट्रू डेमोक्रेसी, सच्ची जो लोकतंत्र होता है, विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज़ हंग्री टू बेड, यानी कि सच्ची देशभक्ति और सच्चा जो लोकतंत्र वहीं होता है जहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई भी लालच ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से वही एक देश अच्छी तरह से डेमोक्रेसी को रन कर सकता है। अदरवाइज़ अगर किसी को ये चीज़ है कि उसको लालच है कि वो सिर्फ अपना अपना ही सोचेगा, जनता के बारे में नहीं सोचेगा, तो वो डेमोक्रेसी एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होती। एक सच्ची डेमोक्रेसी होती है कि जनता के हितों की रक्षा करना। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग, तो डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स के पास एक पावर होती है, एक रोल होता है उनका, जो कि वो डिसीज़न मिलकर ले सकते हैं। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट अ इक्वल राइट टू वोट, इसके लिए राइट टू वोट की ज़रूरत नहीं है। राइट टू वोट किसके पास है, एडल्ट्स के पास, 18 ईयर्स एंड अबव एज। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, हम भी हमारे देश के सभी नागरिकों को, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी, सभी नागरिकों को इक्वल इन्फॉर्मेशन लेने की, बेसिक एजुकेशन लेने की और इक्वल रिसोर्सेज को यूज़ करने की, और यहाँ पर कोई भी कमिटमेंट करने की पूरी यहाँ पर क्या है, नीड है, और सबको राइट भी है। So dear student, we have completed this chapter today. Thank you. Have a nice day.